हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेमेस्टर फर्स्ट मॉड्यूल 5। इसे हम चैप्टर 5 भी बोल सकते हैं। चैप्टर का जो नाम है मैग्नेटिज्म एंड कैपेसिटर, जो कि पूर्णतः 9वीं असाइनमेंट में से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ITI इलेक्ट्रीशियन का जो रिवीजन बैच चल रहा है, इसके माध्यम से दोस्तों हम 9वीं असाइनमेंट में जितना भी थ्योरी का क्वेश्चन है तो उसको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो ज़्यादा ज़्यादा चैनल पे जुड़ जाइए और अपने फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो चलिए, इससे पहले हम लेक्चर 4 तक ले चुके हैं, यानी लेसन 4 हम कंप्लीट करा चुके हैं। तो आप नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो सेक्शन में विजिट करके ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन, कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस वैल्यू इन द सर्किट। दोस्तों, परिपथ की कुल संधारित्र की गणना कीजिए। तो सबसे पहले बात करें संधारित्र तो होता क्या है। ठीक है, इंग्लिश में कैपेसिटर बोलते हैं। तो दोस्तों, संधारित्र दो धातु चालक प्लेटों के मध्य, ए दो धातु चालक है, ए मेटल है, ए मेटल है, दो धातु चालक के मध्य स्थापित डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कोई परावैद्युतांक माध्यम वाली वस्तु या युक्ति को रख देते हैं तो विद्युत की मात्रा वह क्या करते हैं, आवेश कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, परावैद्युतांक जो मीडियम होता है वह आवेश कलेक्ट कर लेता है, संचय कर लेता है, और जब आवश्यकता पड़ती है तो उसे वितरित करता है। ठीक है, वितरित करता है, वही हमारा संधारित्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो संधारित्र को वैसे भी आप मैनुअल तरीके से देखेंगे, जब इसको अगर हम सॉकेट में दोनों उसका जो पिन होता है सॉकेट में लगा देते हैं तो जो डाइलेक्ट्रिक माध्यम होता है वो चार्ज हो जाता है। ठीक है, देन उसमें करंट भी मार सकता है। जब उसको शॉर्ट कर देते हैं, एक दूसरे को सर्किट को आपस में शॉर्ट कर देते हैं तो वह डिस्चार्ज हो जाता है। तो इस प्रकार संधारित्र होता है। संधारित्र के बीच में अलग अलग माध्यम भरे जाते हैं, जैसे पेपर हुआ, माइका हुआ, सिरेमिक हुआ, ये सब भरा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा संधारित्र हो गया। तो 1 माइक्रो फैरड बराबर क्या होता है, संधारित्र का मात्रक फैरड होता है। ठीक है, 1 फैरड मतलब फैरड होता है संधारित्र का मात्रक। तो 1 माइक्रो फैरड बराबर 10⁻⁻6 फैरड होता है। ठीक है, 1 नैनो फैरड बराबर 10⁻⁹ फैरड होता है। 1 पिको फैरड बराबर 10⁻12 यानी 12 फैरड होता है। ठीक है दोस्तों, प्रतीक की बात करें संधारित्र की तो इस तरह प्रतीक होती है जैसा कि इस प्रश्न में दिया गया है। तो ये दोनों सेम होना चाहिए, है ना, ये दोनों सेम होना चाहिए संधारित्र का। तो ये संधारित्र का प्रतीक हो गया। और संधारित्र जो संधारित्र तो हो गया। अब संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं, तो दोस्तों संधारित्र में आवेश ग्रहण, मतलब जो संधारित्र है, संधारित्र में आवेश संग्रह करने के गुण को संधारित्र की धारिता कहते हैं। जो कैपेसिटेंस होता है वह संधारित्र में आवेश संग्रह करने के गुण को संधारित्र की कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये सब बात याद रखेंगे। इसका मात्रक बता ही चुके हैं, फैरड या फिर कूलाम पर वोल्ट भी होता है। ठीक है, तो ये सब बात आप याद रखेंगे। तो इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, संधारित्र का जिस प्रकार रेजिस्टेंस का 2 कॉम्बिनेशन होता है, एक सीरीज क्रम और एक समांतर क्रम, तो देन उसी प्रकार संधारित्र का भी 2 कनेक्शन होता है, एक श्रेणी क्रम होता है, दूसरा समांतर क्रम होता है। तो ये जो सर्किट दिखाया गया दोस्तों, यह श्रेणी क्रम है। ठीक है, यह श्रेणी क्रम है। और एक होता है इस तरफ, तो वो समांतर क्रम होता है। ठीक है, समांतर क्रम होता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, आवेश का मान जो है समान होता है, और समांतर क्रम में क्या है, आवेश का मान डिफरेंस होता है। ठीक है, वोल्टेज का मान समान होता है। तो दोस्तों, इसको सोल्व करने के लिए श्रेणी क्रम में टोटल कैपेसिटेंट 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 होता है। वही बात करें ये श्रेणी क्रम में होता है। वही बात करें समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में CT बराबर टोटल कैपेसिटेंस बराबर
C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। ये आपका समांतर क्रम में होता है, ठीक है, और ये हमारा श्रेणी क्रम में होता है। तो इस प्रश्न में श्रेणी क्रम दिया है तो हम निकाल लेंगे 1/CT बराबर 1/C1 1/C2 1/C3। तो C1 का मान दे दिया है 30 माइक्रोफैरड, C2 का मान दे दिया है 10 माइक्रोफैरड और C3 का मान दे दिया है 30 माइक्रोफैरड। तो मान रख लेंगे C1 का मान 30 है, C2 का मान 10 है और C3 का मान 30 है, 30 है। तो एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा। तो 30 एकम 30, 10 3 30, 30 एकम 30 यानी 3 2 5, 5/30। या आगे स्लाइड में देख लेते हैं CT बराबर क्या हो जाएगा 30/5 कट जाएगा, आ जाएगा 6 माइक्रोफैरड। दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं। पहला दिया है 0.16 फैरड माइक्रोफैरड, दूसरा 6 माइक्रोफैरड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 माइक्रोफैरड हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन दूसरा है हमारा, संधारित्र की इकाई क्या होती है, यानी व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। संधारित्र की इकाई दोस्तों अभी हम बताए हैं, संधारित्र की इकाई क्या होती है, फैरड होती है। ठीक है, फैरड होती है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, पहला महो दिया है, तो महो किसकी यूनिट होती है, कंडक्टेंस की होती है, चालकता की होती है। हेनरी दे दिया है, हेनरी किसकी होती है, इंडक्टर की होती है हेनरी। तीसरा दिया है फैरड, तो ये फैरड जो होता है यह होता है संधारित्र की इकाई होती है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और जो कूलम दिया है, तो कूलम का जो होता है मात्रक चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज होता है, चार्ज का मात्रक जो कूलम होता है चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का हो जाएगा फैरड। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, एक संधारित्र का धारिता मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलम आवेश की आवश्यकता हो। ठीक है दोस्तों, तो संधारित्र पर वैद्युत जो आवेश होता है Q बराबर CV होता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो Q बराबर CV हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मान ज्ञात करना, संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है। तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V हो जाएगा। ठीक है, तो C बराबर Q/V। तो Q हमारा कितना दिया है 0.5 कूलम, तो लिख लेंगे 0.5 कूलम हो जाएगा बटा के वोल्ट कितना दिया है 35 दिया है, तो 35 हो जाएगा। या फिर 5/350 हो जाएगा, तो 5 7 35, 1/70 हो जाएगा, तो 1/70 हो जाएगा। या फिर इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आपका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए आज बिल्कुल सही हो जाएगा, 0.014 हो जाएगा, फैरड हो जाएगा, है ना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 में 70 से जब भाग देंगे तो 0.014 फैरड आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों Q बराबर जो CV है इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, या C बराबर Q/V भी बोला जाता है ना। प्रश्न अगला है, संधारित्र के मान को कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है, पहला प्लेट क्षेत्रफल को बढ़ाकर, दूसरा प्लेट के प्रतिरोध को बढ़ाकर, तीसरा है प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर, चौथा है उच्च परावैद्युत नियतांक पदार्थ का उपयोग करके। तो दोस्तों एक फार्मूला होता है जो C बराबर होता है संधारित्र की क्षमता, है ना। ठीक है, C बराबर ε0 एप्सिलॉन R A/D होता है। ठीक है, A/D होता है, फैरड होता है। तो संधारित्र के मान को कैसे कम किया जाता है, तो जब हम दोस्तों बीच की दूरी को बढ़ा देंगे, यानी T को जब बढ़ाएंगे तो संधारित्र का मान जो है कम हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, प्लेट के क्षेत्रफल को बढ़ाकर, जी नहीं, प्लेट को क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो संधारित्र का मान भी बढ़ेगा क्योंकि C समानुपाती A है। दूसरा है प्लेट के प्रतिरोध को बढ़ाकर, नहीं। तीसरा है प्लेटों के मध्य दूरी बढ़ाकर। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा, क्योंकि C
व्युत्क्रमानुपाती डी हो रहा है, तो डी जब बढ़ेगा तो सी घट जाएगा, है ना। तो इसलिए प्लेट के मध्य की दूरी अगर बढ़ा देंगे तो संधारित्र का मान कम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 5वां प्रश्न है परावैद्युतीय पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, यानी विच इज द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है दोस्तों, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस पूछा है कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन पहला दिया है एयर, दूसरा स्टील, तीसरा वाटर, चौथा है प्लेटिनम। तो दोस्तों डायामैग्नेटिक मटेरियल जो है वह चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण है। तो जो मैग्नेटिक जो मटेरियल का वर्गीकरण होता है वह 3 प्रकार होता है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला जो होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ होती है, ठीक है, परा नहीं होता है, ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, इसे बोलते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल। दूसरा होता है जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल यानी अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ। तीसरा होता है जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यानी लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होता है यह क्या होता है, चुंबक जो यह पदार्थ होता है चुंबक की ओर बिल्कुल नहीं अट्रैक्ट होता है ना। चुंबक आगे करने पर बिल्कुल उसकी ओर अट्रैक्टिव नहीं होता है, इसका मान 1 से कम होता है। दूसरा जो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है यह स्लाइटली यानी बहुत हल्का चुंबक मतलब उस पदार्थ की ओर अट्रैक्ट होता है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में यह बहुत जल्दी या बहुत तेज़ी से वस्तु की ओर अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो बात करें डायामैग्नेटिक मटेरियल का जो एग्जाम्पल है क्या क्या है जो चुंबक को बिल्कुल नहीं सटता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो पहला आता है गोल्ड आता है, गोल्ड आता है, सिलिकॉन आता है, ठीक है, फिर डायमंड हीरा होता है, उसके बाद एल्निको होता है, बिस्मथ होता है, कॉपर होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है, उसके बाद जल होता है, वाटर। तो ये सब जो है वह बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करता है, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस पूछा है तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जल है दोस्तों, जल बिल्कुल नहीं अट्रैक्ट करता है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें पैरामैग्नेटिक मटेरियल यानी अनुचुंबकीय पदार्थ, तो इसके जो एग्जाम्पल होते हैं यह होता है एल्युमिनियम होता है, प्लैटिनम होता है, ऑक्सीजन होता है। एल्युमिनियम, प्लैटिनम, ऑक्सीजन, ये सब जो है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल है। तीसरा बात करें लौह चुंबकीय पदार्थ, तो यह फीकोनी होता है, फेरस, कोबाल्ट, निकिल होता है, इसके एग्जाम्पल ए होते हैं। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन डी है ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है ना। ऑप्शन सी जो है ये आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है, यानी विच फैक्टर अफेक्ट द पोलरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। पहला लेंथ ऑफ द कॉइल, दूसरा डायरेक्शन ऑफ करंट, तीसरा स्टेट ऑफ करंट, चौथा स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो धारा की दिशा होती है वह विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करती है ना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चुंबकीय वाहक बल की क्या इकाई होती है, यानी व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स। जो एम एफ जो होता है इसका यूनिट क्या होता है। ठीक है, एम एफ का यूनिट क्या होता है। तो दोस्तों देखिए एम एफ का यूनिट जो होता है एन आई होता है, यानी एम्पियर टन होता है। ठीक है, जिस प्रकार हम इलेक्ट्रिक सर्किट में आई बराबर भी बटे आर कहते हैं, उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में आई की जगह फाई होता है और भी की जगह एम एफ हो जाता है और आर की जगह एस हो जाता है, रिलक्टेंस हो जाता है। ठीक है, तो जो फाई होता है फ्लक्स होता है, वेबर होता है, और एम एफ का मान क्या होता है, वही एम्पियर टर्न हो जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, एम्पियर टर्न।
जो एम्पियर टन होता है वह mmf का मात्रक होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, यदि 3 प्रेरकत्व L1, L2, L3 सीरीज में जुड़े हैं तो कुल प्रेरकत्व क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो सीरीज में जुड़े हैं तो जैसे रेजिस्टेंस जुड़ता है सेम उस प्रकार आपका प्रेरकत्व इंडक्टर भी जुड़ जाएगा। ठीक है, श्रेणी क्रम में है तो टोटल इंडक्टर बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। प्रश्न अगला है, परमियंस की इकाई क्या होती है, यानी व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमियंस। दोस्तों जो परमियंस होता है इसकी यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है। तो देखिए परमियंस जो होता है वह रेसिप्रोकल होता है रिलक्टेंस का। ठीक है, रेसिप्रोकल होता है रिलक्टेंस का। तो दोस्तों परमियंस जो होता है रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो जो रिलक्टेंस होता है इसे एस से डिनोट करते हैं। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, फाई बराबर MM/F बटा एस होता है, या एस बराबर MM/F बटे फाई हो जाएगा। तो mmf का मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स का क्या होता है, एम्पियर टन होता है, और फाई का वेबर हो जाता है। ठीक है, यानी आपका जो रिलक्टेंस का मात्रक होता है एम्पियर टन पर वेबर होता है, वेबर होता है। ठीक है, तो मान रख देते हैं परमियंस 1/s, तो s की जगह क्या रख देंगे, एम्पियर टन पर वेबर रख देंगे, तो वेबर ऊपर चला जाएगा। तो क्या होगा, परमियंस बराबर एम्पियर वेबर बटा एम्पियर टन। ठीक है दोस्तों, तो परमियंस का जो इकाई होता है एक तो वेबर बटा एम्पियर टन हो जाएगा, और दूसरा हेनरी भी होता है, हेनरी भी होता है। ए भी अगर आप प्रश्न में पूछ देंगे हेनरी तो ए भी इसका यूनिट होता है। तो यहाँ पे देखेंगे वेबर पर एम्पियर टन, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वेबर बटा एम्पियर टन हो जाएगा। ठीक है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार इलेक्ट्रिक में आपका कंडक्टेंस होता है, ठीक है, उसी प्रकार मैग्नेटिक में परमियंस होता है। ठीक है, तो फ्लक्स का साथ देता है परमियंस और करंट का साथ देता है कंडक्टेंस। प्रश्न अगला है, which rule is applied to find the direction of magnetic field in solenoid coil। ठीक है, परिनालिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कार्क स्क्रू रूल, दूसरा है राइट हैंड पाम रूल, तीसरा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, चौथा है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। दाहिने हाथ की हथेली का जो नियम होता है वह कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए लगाया जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, श्रेणी परपथ की कुल संधारित्र की गणना करिए। तो दोस्तों इससे पहले भी पहला क्वेश्चन हम इस प्रकार हम सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, श्रेणी में है तो CT बराबर 1/C1, 1/C2, 1/C3 होगा। तो इसका 10 माइक्रोफैरड है, फिर 10 माइक्रोफैरड है, फिर 20 माइक्रोफैरड है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें आप सर्किट में रख देंगे तो आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम रख लेते हैं। CT बराबर 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। LCM लेंगे 20 हो जाएगा, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, 10 दूनी 20, 20 से कम 20, यानी 5/20 हो जाएगा। या CT बराबर करेंगे तो 20/5, 5 चौके 20 हो जाएगा। तो आपका CT बराबर क्या हो जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस बराबर 4 माइक्रोफैरड आ जाएगा, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 10 माइक्रोफैरड है, 10 माइक्रोफैरड है, 20 माइक्रोफैरड है, तो संधारित्र की गणना करना है
तो आपका आ जाएगा 4 माइक्रोफैरड CT आ जाएगा। ठीक है, 4 माइक्रोफैरड। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न अगला है, श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्र को जोड़ने से पहले क्या सावधानियां बरती जानी चाहिए? तो पहला है, सभी कैपेसिटर एक ही निर्माता के होने चाहिए। दूसरा, प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप उसकी वोल्टेज रेटिंग से कम नहीं होनी चाहिए। दोस्तों बी वाला बिल्कुल सही बोल रहा है। तीसरा है, कुल कैपेसिटर का मान संधारित्र के न्यूनतम मान से कम होना चाहिए। चौथा बोल रहा है, प्रत्येक संधारित्र का ब्रेकडाउन वोल्टेज समान होना चाहिए। तो यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो ईच कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप मस्ट बी लेस देन इट्स वोल्टेज रेटिंग, यानी प्रत्येक कैपेसिटर वोल्टेज ड्रॉप उसकी वोल्टेज रेटिंग से कम होना चाहिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है, यानी विच मटेरियल इज पैरामैग्नेटिक? तो दोस्तों अभी पैरामैग्नेटिक जो हम बताए हैं उसको क्या बताए हैं? पैरामैग्नेटिक जो स्लाइटली मैग्नेट की अपनी ओर आकर्षित करता है मटेरियल को। ठीक है, तो और एक होता है डायामैग्नेटिक मटेरियल और होता है जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो यहाँ पे अनुचुंबकीय पदार्थ का जो एग्जाम्पल पूछा है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ का क्या क्या एग्जाम्पल होता है? एल्युमिनियम होता है, प्लैटिनम होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला जो दिया है वह क्लीट वायरिंग, ये तो होगा नहीं। दूसरा कॉपर, तीसरा बिस्मथ और चौथा है ग्रेफाइट। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो कॉपर होता है दोस्तों, कॉपर आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो जाता है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि ये बिस्मथ भी नहीं होगा। ठीक है, बिस्मथ भी नहीं होगा। उसके बाद आपका ग्रेफाइट भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। प्रश्न अगला है, BH कर्व में x द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। तो x द्वारा यहाँ पे अंकित भाग है, इसका नाम बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इसको चुंबकीय हिस्टैरिसीस बोलते हैं। चुंबकीय हिस्टैरिसीस बोलते हैं। यह होता क्या है? तो चुंबकीय धातुओं में चुंबकन बल से प्रेरित फ्लक्स घनत्व के पिछड़ जाने के गुण को चुंबकीय हिस्टैरिसीस कहते हैं। तो यहाँ पे BH कर्व बोला जाता है। B का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और H का मतलब मैग्नेटिक फोर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है X वाला भाग, तो X वाला भाग को जो है कोहेर्सिविटी कहते हैं जो X वाला भाग होता है। कोहेर्सिविटी क्या होता है? चुंबकीय बल जो H होता है का वह मान जिस पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व B शून्य हो जाता है। ठीक है, H का वह मान जो चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी B शून्य हो जाता है, तो उसी को B चुंबकन बल या निग्रह, इसे हम कोहेर्सिविटी को निग्रह बल भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों जो BH कर्व है, BH कर्व का मान अगर पतला रहेगा तो लॉसेस कम से कम होगा। ठीक है, इसका मान, और यह इसका जो मान होता है बड़ा अगर होगा, इसका जो बीच का गैप होगा बड़ा होगा तो लॉसेस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न अगला है, विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट के समान होता है। तो देखिए चालकता पूछ दिया तो क्या होता है? चालकता चुंबकीय में किसके समान होता है? परमियंस के होता है। अभी हम बताए हैं जिस प्रकार इलेक्ट्रिक में कंडक्टेंस होता है 1/r होता है, उसी तरह चुंबकीय में क्या होता है? परमियंस होता है 1/s होता है, यानी रिलक्टेंस के रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, परमियंस के। और यहाँ पे जो फाई होता है, फाई के जिस प्रकार इलेक्ट्रिक में आई होता है उसी तरह मैग्नेटिक में फाई होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक में भी होता है और मैग्नेटिक क्या होता है? MMF होता है। इसको भी आप याद रखेंगे।
आगे है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस। तो दोस्तों रिलक्टेंस का क्या हो जाएगा, एस बराबर MM/F बटा फाई हो जाएगा। तो MM/F का मान एम्पियर टन हो जाएगा, फाई का मान क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा, यानी एम्पियर टन पर वेबर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एम्पियर टन पर वेबर। जो रिलक्टेंस है उसका मात्रक एम्पियर टन पर वेबर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न अगला है, यदि विद्युत आवेश Q और वोल्टेज V है तो संधारित्र C की सही अभिव्यक्ति है। तो दोस्तों हम जानते हैं Q बराबर CV होता है, ठीक है, Q बराबर CV होता है। तो या C बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा V हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, C बराबर Q बटा V हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, C बराबर Q बटा V, ठीक है। तो इस प्रकार आप इजी से निकाल सकते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब हाउ कैन यू इंक्रीज द पुलिंग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। पहला है क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएं, दूसरा है आपका कुंडली में करंट कम करें, तीसरा है कुंडली में घुमावों की संख्या कम करें, नहीं, चौथा है पदार्थ के BH कर्व को बढ़ाएं। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाएं यानी इंक्रीज द फील्ड इंटेंसिटी। अगर फील्ड इंटेंसिटी आप बढ़ा देंगे तो विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत बढ़ जाएगी, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न अगला है, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है। हिस्टैरिसीस होता है, स्किन इफेक्ट होता है, ED करंट होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। तो दोस्तों राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। जो चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु होती है उस पे जो है ED करंट यानी भंवर धारा होता है ना। ये भंवर धारा लॉस होता है, ED करंट लॉस होता है, ठीक है। एक होता है ED करंट लॉस और एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस। तो ED करंट लॉस का जो पूछ देता है फार्मूला, तो WE बराबर होता है KE/B मैक्स का स्क्वायर F स्क्वायर F स्क्वायर उसके बाद T स्क्वायर V होता है, ठीक है। ये आपका ED करंट का होता है। वहीं हिस्टैरिसीस का जो होता है WH बराबर KH/B मैक्स 1.6 FB होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, आप इसे याद रख लीजिएगा। ये हिस्टैरिसीस लॉस का होता है, एक ED करंट लॉस का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई वस्तु के आसपास जो है प्रभाव पड़ता है, ED करंट लॉस का प्रभाव पड़ता है, भंवर धारा हानि का प्रभाव पड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। टोटल हमारा 20 क्वेश्चन था, ठीक है। और आगे जो आएगा इसका पार्ट 2, उसमें 21 से आपका जितना भी क्वेश्चन होगा उतना हम करा देंगे, ठीक है। तो मॉड्यूल 5 का ये 20 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके आगामी जो भी 2024 का ITI का थ्योरी का एग्जाम होगा उसके रिगार्डिंग, इस वीडियो से अगर आप पढ़ के जाएंगे तो पक्का है 2 से 3 नंबर जरूर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। दोस्तों सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। आगे चल के हम इलेक्ट्रीशियन का और भी जो भी डिफ़िकल्ट आपका टॉपिक होता है उसको हम कवर अप कराएंगे। और ये वाला जो 9वीं असाइनमेंट का सभी प्रकार का जितना भी क्वेश्चन है तो इस आप सीरीज में देख लीजिएगा, पूरा हम रिविजन करा देंगे, ठीक है, एक एक चैप्टर करके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।